स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? इनको कंडीशनल्स भी कहा जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस उर्दू में हम कहते हैं शर्तिया जुमले। ठीक है, इन्हीं को कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्तिया जुमले कहते हैं जिसमें कोई शर्त या कोई कंडीशन होती है, या ऐसे सेंटेंसेस जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, अगर से स्टार्ट होते हैं या व्हेन से स्टार्ट होते हैं। दे आर नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। क्लास 9th से आप इस तरह के सेंटेंस बना रहे हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें कोई शर्त होती है जो अगर से स्टार्ट होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? इनकी क्या चीज़ें हैं? तो भाई दे स्टार्ट विथ इफ़ और व्हेन। वो या तो इफ़ से शुरू होते हैं या तो फिर व्हेन से शुरू होते हैं। मतलब इफ़ से मुराद या तो वो अगर से शुरू होते हैं या फिर वो जब से शुरू होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इट इज़ आल्सो करेक्ट। तो इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसके दो पार्ट्स होते हैं या इसके दो क्लॉज होते हैं असल में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। एक कंडीशन क्लॉज होता है और एक रिजल्ट क्लॉज होता है। एक शर्त होती है और एक उसका नतीजा होता है। तो ये दो पार्ट से मिलकर, कंडीशन और रिजल्ट से मिलकर हमारे पास बनता है एक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इफ़ होता है या व्हेन होता है। आफ्टर दैट हमारे पास होती है कोई कंडीशन, और कंडीशन के बाद आता है हमारे पास कॉमा, और कॉमा के पास हमारे पास होता है कोई रिज़ल्ट। कॉमा के बाद हमारे पास होता है रिज़ल्ट। अच्छा, यहाँ पर इफ़ या व्हेन के साथ मगर अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर इफ़ तो अगर हो गया, व्हेन जब हो गया, और कंडीशन या शर्त कोई है, और कॉमा से मुराद यहाँ पर होती है तो, एंड रिज़ल्ट उसका ये निकलेगा। ये वाली जो क्लॉज होती है इफ़ के साथ, जो कंडीशन वाली क्लॉज होती है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होती है दिस इज़ द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जबकि जो रिज़ल्ट वाला क्लॉज है ये हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। तो दो क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जुमले का एक हिस्सा जो है वो क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉजेस बहुत तरह के होते हैं। दो मेन टाइप क्लॉज की होती है, प्रिंसिपल और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या डिफरेंस होता है प्रिंसिपल और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में? प्रिंसिपल क्लॉज अकेले अपने मुकम्मल मायने देता है, जबकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अकेले अपने मुकम्मल मायने नहीं देता। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो तुम कामयाब हो जाओगे, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इट इज़ नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस, दैट्स वाई इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो इट इज़ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको इनकम्प्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, इनकम्प्लीट मीनिंग, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज इंग्लिश में आपको हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लगाया जाएगा और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लगाया जाएगा तो उसके नतीजे में हमें किसी भी कॉमा को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आ जाएगा, तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा लगेगा। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड, इसी का रिवर्स लिख दो, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, नो नीड ऑफ कॉमा हियर। कॉमा की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि प्रिंसिपल क्लॉज जब भी शुरू में आएगा और सब ऑर्डिनेट बाद में आएगा तो कॉमा की नीड नहीं है, वरना कॉमा की नीड है। हम लोग नॉर्मली आदत हमारी कराची वालों की इसको इस तरह से ही बनाने की है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। 100 में से एक बच्चा ऐसा बनाता है यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, बल्कि बात दोनों में सेम है, क्लॉज आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को पहले लगा रहे होते हैं। जैसे जब पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो वहाँ हम पहले प्रिंसिपल क्लॉज लगाते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको इस तरह भी बनाया जा सकता था, बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट हैड डाइड, बट वैसा कोई नहीं बना था कराची में। तो ये एक नॉर्म बना हुआ होता है, एक आदत होती है, एक देखने का एक तरीका होता है, एक आदत सी होती है जिसकी वजह से हम इस तरह लिखते हैं। वरना आप उसको रिजल्ट को पहले भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। पेपर में लिखा हुआ आ सकता है तो परेशान नहीं होना है अगर रिजल्ट पहले आ जाए तो।
तो दो पार्ट समझ गए, कंडीशन होता है और रिजल्ट होता है, शर्त होती है, नतीजा होता है। इफ़ या व्हेन के साथ कंडीशन, फिर कॉमा, फिर रिजल्ट, ऊपर यहाँ पर बता दिया। और रिजल्ट प्लस इफ़ या व्हेन और कंडीशन ऐसे भी मुमकिन है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। ये कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो जब मैं क्लास 9th से सेकेंड ईयर में पढ़ाता हूँ तो मैं अपनी तरफ से उसके अलग अलग टाइप्स बनाता हूँ, रियल अनरियल के हिसाब से बनाता हूँ। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट अनरियल, पास्ट अनरियल, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन उसका जो प्रॉपर वे होता है पढ़ने का, उसमें हम इसको ग्रामर के बुक्स के अंदर, तो उसमें हम उसको 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल के लिहाज से पढ़ते हैं, जो तमाम बुक्स में होता है। वो तो मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है, जो कि चूँकि 9, 10 इंटर में इतना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चे का, तो वो मैं उसको आसान करने के लिए रियल अनरियल करके समझा देता हूँ। बट एप्टीट्यूड में थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ चुका होता है, एक अच्छे लेवल पे आप आ चुके होते हैं और अच्छी खासी चीज़ें आपको आती हैं, तो फिर मैं इस तरह से उसके जो ग्रामर बुक्स में जिस तरह से होता है उस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया। रियल कंडीशनल सेंटेंस और अनरियल कंडीशनल सेंटेंस दो तरह के होते हैं, रियल अनरियल। अब रियल के अंदर मैं दो निकाल रहा हूँ, 0 कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और अनरियल के अंदर फिर दो आ जाएंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो टोटल 4 तरह के कंडीशनल, 0, 1, 2, 3। 0 और 1 जो है वो ना रियल कंडीशनल है, और सेकंड और थर्ड जो है वो अनरियल कंडीशनल्स हैं। तो इस तरह से ग्रामर के रेन मार्टिन आप उठाएं, ये कोई और बुक आपके घर पे रखी है ग्रामर के, उसमें इसी तरह से लिखा होगा, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके लिखा होगा। वहाँ जो मैंने बताया होता है ना, रियल, प्रेजेंट रियल, पास्ट रियल, ऐसा नहीं लिखा होता। थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह से समझना, बट तरीका यही है तो इसी को समझ लेते हैं। बिकॉज आगे जाकर जाहिर सी बात है, आप एप्टीट्यूड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद समटाइम्स आप ऐसा करते हैं कि अपनी फ़ीस खुद अफोर्ड करने के लिए आप जो है वो कभी किसी जगह पढ़ा देते हैं, कभी ट्यूशन्स दे देते हैं, या फिर कभी जो है वो किसी स्कूल में पढ़ा दिया, कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, वेरियस जगहों पर बच्चे पढ़ा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में अपने। तो उस वक्त आपको एक प्रॉपर चीज़ भी पता हो पढ़ाते हुए कि रियल क्या है असल में। इंग्लिश अगर आप ख़ास तौर पे अगर पढ़ाने शुरू हो तो आपको पता तो हो कि रियल अनरियल क्या डिफरेंस है। मतलब स्टूडेंट पूछ ले, सर ऐसा तो बुक में नहीं लिखा हुआ जैसे आप बता रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए ना आपको, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब समझ रहे हो बात? ठीक है, लिख लिया, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो स्लाइड्स बनाने में टाइम नहीं था यार, मैंने डायरेक्ट ही स्नैप ले लिया है कॉपी का, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी, राइटिंग का मसला नहीं है। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो रियल कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे रियल लाइफ में मुमकिन हो, जो हमारे रियल लाइफ में हकीकी ज़िंदगी में मुमकिन हो, पॉसिबल हो, वो रियल कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ऐसे ही कंडीशंस जो रियल में पूरे हो सकते हैं, जो ख्वाब और ख्याल की बात नहीं हो रही है, इसमें सारी रियल बातें होती हैं, हकीकत की और आज की बातें होती हैं। इसमें 0 कंडीशनल सेंटेंस पहला हमारे पास होता है। इसमें किसी किस्म का शर्त नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। शर्तिया जुमले तो है कंडीशनल, बट इसके अंदर कोई शर्त नहीं होती है, बल्कि क्या होता है इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई एक सच्ची बात की जा रही होती है जो रियल में मुमकिन होती है। साइंटिफिक ट्रूथ्स के बारे में बात की जा रही होती है, साइंटिफिक ट्रूथ। जैसे व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट गेट्स बॉइल्ड, जब पानी को उबाला जाता है तो फिर वो गर्म हो जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब भी पानी को उबालते हैं तब वो गर्म हो जाता है, मतलब जिसका रिज़ल्ट 100% आता है हर जगह पर। 0 कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है कि जो कंडीशन है उसका रिज़ल्ट, जो कॉज है उसका इफेक्ट 100% आपके सामने आएगा, वो 0 कंडीशनल होता है, जो साइंटिफिक ट्रूथ की बात करते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जैसे मैंने बताया ना कि व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट गेट्स बॉइल्ड, ये प्रेजेंट के जुमले में आ रहा है कि जब पानी को उबाला जाता है वो गर्म हो जाता है। तो ये आपके पास 100% करेक्ट आएगा हर पोजीशन पे। ये एक जनरल बात है, रियल कंडीशनल है। और 0 कंडीशनल क्यों? इसमें कोई शर्त नहीं है, बस इसमें एक साइंटिफिक फिनोमिना के बारे में बात की जा रही है या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात की जाएगी। अरे बात समझ में? लिख लिया यहाँ तक? आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सन राइजेस द लाइट स्प्रेड्स, जब सूरज तुलू होता है तो रोशनी फैल जाती है। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, हर कंडीशन पे पॉसिबल है। 100% इसका इफेक्ट, जब सूरज तुलू होता है तो फिर उसकी रोशनी फैल जाती है। ये हमारे पास 0 कंडीशनल है। यहाँ पर जो कॉज है, जो कंडीशन है, उसका इफेक्ट 100% होता है।
ठीक है ये। अच्छा, अब स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, इसमें याद रखिएगा दोनों प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं। कंडीशन और रिजल्ट दोनों का क्लॉज इसमें प्रेजेंट सिंपल में लगता है। प्रेजेंट सिंपल के अलावा और कोई टेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ़ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल, कॉमा के बाद भी प्रेजेंट सिंपल। जैसा ना व्हेन द सन राइजेस द लाइट स्प्रेड्स, प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है आपको, प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है। टेंसेस के लेक्चर में पहले ही दे चुका हूँ 1.5 घंटे का, ठीक है आप सबको, एक ही लेक्चर में मैंने टेंस कंप्लीट करा दिए थे। तो दोनों प्रेजेंट सिंपल इसमें आपके पास जाकर लग गए। तो यही इसका शॉर्ट हैंड स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन या इफ़ होगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एक प्रेजेंट सिंपल, फिर सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सेकंड प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, बोलते हैं ना ऐसे, ज़्यादा होती है ज़्यादा आता है, ऐसा होता है। जब बारिश होती है तो पानी आता है। तो व्हेन इट रेन्स वाटर कम्स, ये एक 100% एक ट्रूथ बात है, साइंटिफिक ट्रूथ है ये, तो ऐसा तो होगा ही होगा। क्लियर, लिख लिया, आगे बढ़े। अगर आपको ये चीज़ पता है तो नो इशू है, राइट, लेकिन नहीं पता तो आप उसको लाजमी लिखें। इसी को हम अपने ज़बान में प्रेजेंट का रियल कंडीशनल कहते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको प्रेजेंट का रियल कंडीशनल कहता हूँ, असल में ये ज़ीरोथ कंडीशनल है। अच्छा, अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर एप्टीट्यूड में आता है तो उसमें सेंटेंस कंप्लीशन में आ रहा होता है, ये सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। जैसे व्हेन द सन सेट्स लिखा हुआ, ये सेट्स, व्हेन द सन सेट्स द नाइट स्टार्ट्स, द नाइट विल स्टार्ट, द नाइट वुड स्टार्ट, द नाइट वुड हैव स्टार्टेड। क्या होना चाहिए, द नाइट स्टार्ट्स होना चाहिए, बिकॉज ये ज़ीरोथ कंडीशनल है ना। प्रेजेंट सिंपल के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, है ना, कि जब सूरज गुरूब होता है तो रात शुरू होती है। तो व्हेन द सन सेट्स द नाइट स्टार्ट्स। क्लियर, इस समझिए सेंटेंस कंप्लीशन कहलाता है, ये स्पॉटिंग एरर नहीं है। इस तरह के जो जुमले हैं ना जो कंडीशनल में आते हैं, दे आर कॉल्ड सेंटेंस कंप्लीशन। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, दूसरा सेंटेंस आपको अगला क्लॉज लगाना होता है इसमें। ये स्पॉटिंग एरर होता है तो उसके अंदर ABCD करके लिखा होता है। एरर स्पॉट करने में भी कंडीशनल आता है, लेकिन मैं फिलहाल करा रहा हूँ सेंटेंस कंप्लीशन। जो कंडीशनल ज़्यादातर सेंटेंस कंप्लीशन में ही आता है, और सेंटेंस कंप्लीशन जो भी आता है ना कंडीशनल पे ही बना हुआ होता है, जितना भी आता है NED में और डाउन में जितने में भी आता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू प्रेस द बटन द मशीन वुड स्टार्ट, द मशीन माइट स्टार्ट, द मशीन स्टार्ट्स, द मशीन स्टार्ट्स। वेरी सिंपल है ना, कि अगर आप बटन दबाते हैं तो मशीन शुरू हो जाती है या मशीन चालू हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट का रियल कंडीशनल या फिर ज़ीरोथ कंडीशनल। क्लियर है, कैसा है, समझ में आ रहा है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट सिंपल। व्हेन इट रेन्स द सॉइल विल गेट वेट, द सॉइल कुड गेट वेट, द सॉइल गॉट वेल, द सॉइल गेट्स वेल। डी ऑप्शन, द सॉइल गेट्स वेल, वेट। कि जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो द सॉइल गेट्स वेट। ठीक है भाई, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट लग गया। नेक्स्ट है, डैश लगा हुआ, इट एवोपरेट्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, व्हेन वाटर बॉइल्स। ठीक है, जब पानी उबलता है तो वो एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, व्हेन वाटर बॉइल्स इट एवोपरेट्स। प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल लग गया। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट है, डैश हिज ब्रेथिंग स्टॉप्स, मतलब हिज ब्रेथिंग स्टॉप्स रिजल्ट है, कंडीशन बताना है। व्हेन अ मैन डाइज, जब एक इंसान मरता है तो उसकी सांस थम जाती है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो प्रेजेंट सिंपल। क्लियर, सिंपल समझ में आ रहा है सबको। अब आ जाओ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो ये ज़ीरोथ कंडीशनल के MCQs मैंने करा दिया आपको कुछ, बाकी आप अपने तौर पे कर सकते हैं। मसला कब आता है पता है, जब सारे मिक्स होके आते हैं। अभी तो सारे फर्स्ट ज़ीरो, मैंने ज़ीरो कंडीशनल करा, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल ही लग रहा है, लेकिन अब ज़ीरो के बाद फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। अब जब वो मिक्स होके आते हैं सारे, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप कौन सा क्लॉज लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा चारों को समझना ठीक से। फर्स्ट कंडीशनल क्या है, यूज्ड इन प्रोबेबल सिचुएशंस। ये मुमकिना सिचुएशंस के बारे में बात करता है फर्स्ट कंडीशनल, कि क्या होने वाला है आगे जाकर, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है किसी चीज़ के होने की। 70% चांसेस के बारे में बात करता है कि दैट द इवेंट विल हैपन। 70% चांस होता है कि जो काम है वो होने वाला है, और 30% चांसेस होती हैं कि वो काम नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अगर
अगर मैं उसके घर जाऊंगा तो फिर वो मुझे चाय पिलाएगा, अगर मैं उसके घर जाऊंगा तो वो मुझे चाय पिलाएगा। अब ये 100% नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। तो 70% तक इसमें चांस है कि वो पिलाएगा, 30% फिर भी आपके पास अनसर्टेनिटी रहेगी कि शायद वो ना पिलाए। When I will go to class, I will take a test। जब मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं एक टेस्ट लूँगा। तो अब यहाँ पर ये सर्टेनिटी होती है, 100% सर्टेनिटी कभी भी नहीं होती है, 70% है, 30% नहीं है। ये फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर के प्रोबेबल सिचुएशन की बात करता है, मुस्तकबिल की बात करता है कि मुस्तकबिल में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर तो मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इस तरह के सेंटेंस। ये जो फर्स्ट कंडीशनल आप लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं स्कूल में, बल्कि फर्स्ट कंडीशनल ही पढ़ा होता है स्कूल में सिर्फ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा उसके बाद आता है, और कॉमा के बाद आता है फ्यूचर सिंपल का एक क्लॉज आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर सिंपल का क्लॉज आए, मतलब आपके पास ज़रूरी नहीं कि शैल और विल ही आए, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, गोइंग टू भी आ सकता है। जैसे इफ़ ही कम्स टू माई होम आई मे गो विथ हिम, अगर वो मेरे घर आएगा तो शायद मैं उसके साथ जाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल लगे। फ्यूचर सिंपल में आपके पास पता है कि विल लगा हुआ होता है, विल असल में एक मॉडल ही होता है, जो विल है ना, विल या शेल। फ्यूचर सिंपल में मैंने आपको बताया था टेंसेस के लेक्चर में कि जो विल या शेल होता है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, असल में ये मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और फ्यूचर असल में बज़ाहिर ख़ुद कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर जस्ट विल और शेल का इस्तेमाल है, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो विल या शेल के अलावा भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल का लेक्चर अगर से मैंने आपको दिया नहीं है, बट बहुत बेसिक चीज़ होती है कि मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन इस्तेमाल करते सकता हूँ, गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं, करने वाला हूँ। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर लगाएं रिजल्ट में, जैसे हम लोग बचपन से लगाते आए हैं ना। आई विल ना कि ही विल, जैसे ही इफ़ ही वर्क्स हार्ड या इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड इन द एग्ज़ाम्स, तो ज़रूरी नहीं है ही मे सक्सीड इन द एग्ज़ाम, ही कैन सक्सीड इन द एग्ज़ाम, ही इज़ गोइंग टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, सारे सही हैं, सारे करेक्ट हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। और एनईडी के टेस्ट में ऐसा देते हैं, मॉडल के कंडीशनल डाल कर देते हैं। तो बच्चे तो वही स्कूल में पढ़े होते हैं विल या वाला कि प्रेजेंट सिंपल के साथ विल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो विल नहीं आता, कैन में आ जाता है, माइट आ जाता है, तो परेशान हो जाता है। तो परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर शैल विल मे कैन गोइंग टू ये सब आ सकते हैं। बस समझ में आ रही है? अभी हम स्ट्रक्चर इसके देखेंगे और तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जैसे इफ़ आई सी हिम आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बता रहा हूँगा या मैं उसे बताऊँगा, मैं उसे इन्फॉर्म करूँगा। आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, तो एक प्लान्ड फ्यूचर के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। या आई विल इन्फॉर्म हिम, आई शैल, आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म भी हो सकता है, आई विल इन्फॉर्म भी हो सकता है, आई शैल इन्फॉर्म हिम भी हो सकता है, आई मे इन्फॉर्म हिम भी हो सकता है, और आई कैन इन्फॉर्म भी हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं रिजल्ट क्लॉज के अंदर। मैंने बताया ना कि गोइंग टू भी आ सकता है, इसके साथ विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है। सबके अलग अलग मायने बनेंगे। अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बताने वाला हूँगा, ठीक है। और अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बताऊँगा, इसका मतलब है मैं उसे बताऊँगा। आई के साथ शैल और विल दोनों इस्तेमाल होता है। शैल जो है वो ब्रिटिश इस्तेमाल करते हैं, विल अमेरिकन से इस्तेमाल करते हैं, बस इतना फ़र्क है। आई मे इन्फॉर्म हिम, मैं शायद उसे बताऊँगा। आई कैन इन्फॉर्म हिम, मैं उसे बता सकूँगा। कुछ भी बोल सकते हैं ना, अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बता सकूँगा, अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं शायद उसको बताऊँगा, अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उससे बताऊँगा, अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसे बताने वाला हूँगा। उर्दू में भी तो बोल सकते हैं ना इस तरह के सेंटेंस, इंग्लिश में भी तो बना सकते हैं। सिर्फ बताऊँगा ही तो नहीं हो सकता ना, बाकी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ विल नहीं लगता, फ्यूचर सिंपल का क्लॉज सिर्फ नहीं आता रिजल्ट में, बल्कि ये सारे मॉडल लग सकते हैं। कैन लग सकता है, मे लग सकता है, शैल लग सकता है, विल लग सकता है, और गोइंग टू भी लग सकता है। ठीक है। इफ़ आई सी हिम आई इन्फॉर्म हिम, ठीक है। इफ़ आई सी हिम आई इन्फॉर्म हिम, ये रॉन्ग हो जाएगा, चूँकि ये तो आपका ज़ीरो कंडीशनल हो गया। ऐसा नहीं, दोनों प्रेजेंट के क्लॉज नहीं आएंगे कभी भी। प्रेजेंट के साथ हमेशा फ्यूचर का क्लॉज आएगा, इसके साथ कोई मॉडल लगा होगा। या आई वुड इन्फॉर्म हिम, आई माइट इन्फॉर्म हिम, ये सब गलत हो जाएगा। इफ़ आई सी हिम के साथ आई इन्फॉर्म हिम नहीं आ सकता। फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का क्लॉज नहीं लगेगा।
आई वुड इन्फॉर्म हिम भी नहीं हो सकता, विल होगा, वुड नहीं हो सकता, आई माइट हैव इन्फॉर्म हिम भी नहीं हो सकता, मे होता है सिर्फ, ठीक है। तो नीचे रॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखे हुए मैंने कि गलती अगर करेंगे स्पॉटिंग एरर में तो ये गलत डाल के दे देंगे आपको पक्का पकड़ना पड़ेगा कि नहीं भाई इस जुमले के बाद अगला जुमला ये होना चाहिए था, ये सब नहीं होना चाहिए। तो स्पॉटिंग एरर में भी गलती स्पॉट हो सकती है, सेंटेंस कंप्लीशन में भी हो सकती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरह क्वेश्चन देखें, डैश दे मे इनवाइट अस फॉर अ डिनर। अच्छा, इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्या आएगा पहले वाले में? इफ़ वी एग्री, इफ़ वी विल एग्री, इफ़ वी कुड एग्री। ये प्रेजेंट सिंपल लगेगा। इफ़ वी एग्री दे मे इनवाइट अस फॉर अ डिनर। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दे मे इनवाइट अस फॉर अ डिनर के अलावा दे शैल इनवाइट भी हो सकता था। अच्छा, दे शैल नहीं हो सकता था, दे शैल नहीं हो सकता था चूँकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है। हाँ, दे विल इनवाइट मी अस फॉर अ डिनर हो सकता था, दे कैन इनवाइट अस फॉर अ डिनर हो सकता था, दे आर गोइंग टू इनवाइट अस फॉर अ डिनर हो सकता था यहाँ पर। लेकिन जो कंडीशन का क्लॉज होता है वो सिर्फ यही हो सकता था और इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता था। रिजल्ट क्लॉज में हमारे पास चॉइसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, डैश आई शैल गिव हर सम मनी, डैश आई शैल गिव हर सम मनी। तो यहाँ पर इफ़ शी नीड सम हेल्प, इफ़ शी नीड सम हेल्प आई शैल गिव हर सम मनी। अगर उसको किसी पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं उसको कुछ पैसे दूंगा। अब यहाँ पर आई शैल गिव के बजाय आई विल गिव भी हो सकता है, आई मे गिव भी हो सकता है, आई कैन गिव भी हो सकता है और आई एम गोइंग टू गिव भी हो सकता है। सारे करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इफ़ शी नीड सम हेल्प हो सकता है। सही है, क्लियर है? ये बात मैंने बता दी आपको, हर बार बता रहा हूँ मैं कि रिजल्ट क्लॉज जो लगेगा उसमें सिर्फ विल ही नहीं आ सकता, और भी चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा नहीं पेपर में जाके गड़बड़ा जाओ, सर मैं क्यों आ गए यहाँ पर, आप तो विल बताए थे सर, तो ऐसा नहीं मैंने कुछ बोला, ठीक है। अब आ जाओ अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। अनरियल में हमारे पास दो हैं, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट और सेकंड बता दिया, अब ये अनरियल है। अनरियल से मुराद के जो नामुमकिन हो, जो मुमकिन ना हो, जो गैर हकीकी बात जिसमें की जा रही हो, वो अनरियल कंडीशनल होते हैं। तो वी ओनली यूज़ इफ़ एंड वी कांट यूज़ वैन। इसमें हम वैन इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ इफ़ इस्तेमाल करते हैं। देखो, इफ़ और वैन में बुनियादी फ़र्क होता क्या है? इफ़ और वैन में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि वैन का मतलब होता है कंडीशन बहुत बार सेटिस्फाई हो रही है, शर्त बहुत बार पूरी हो रही है, और इफ़ का मतलब कि शर्त कम कम पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि जब वो मेरे घर आता है तो मैं उसे चाय पिलाता हूँ, इसका मतलब वो मेरे घर ज़्यादा आता है, और अगर वो मेरे घर आता है तो मैं उसको चाय पिलाता हूँ, मतलब वो कम आता है। ये कंडीशन की बात है, कंडीशन कितनी बार सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की अपॉर्चुनिटी कितनी बार मिल रही है। इफ़ में लेस होती है और वैन में ज़्यादा होती है। अब अनरियल में तो एक बार भी सेटिस्फाई नहीं होगी, बार बार तो दूर की बात है। अनरियल का मतलब तो जो कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाई ना हो, और जब एक बार भी नहीं हो रही तो वैन तो लग ही नहीं सकता, तो फिर क्या लगेगा? इफ़ लगेगा, सिर्फ वैन नहीं लगेगा इसके अंदर। वैन से कौन से बन सकते हैं? वैन से ज़ीरो और फर्स्ट बन सकते हैं, सेकंड और थर्ड कभी भी वैन से नहीं बनेंगे, हमेशा इफ़ से बनेंगे। स्पॉटिंग एरर में आ जाए तो देख लेना, वैन अगर लगा हो तो वैन ही गलती है। अगर सेकंड थर्ड कंडीशन में वैन से बना दे तो एरर स्पॉट वहीं पर हो जाता है, इफ़ से बनता है सिर्फ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सेकंड कंडीशनल, यूज इन इमेजिनेशन एंड विशेस। इसको इस्तेमाल करते हैं इमेजिनेशन में, ख्याल में, तसव्वुर में, तखय्युल में, विश में, ख्वाहिश में। अपने ख्वाहिश, अपना ख्याल बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट, अगर वो सिचुएशन प्रेजेंट से मुख्तलिफ हो, मतलब वो ख्याल बताते हैं कि काश ऐसा होता, उस तरह की चीज़ें, तो वो सेकंड कंडीशनल होती हैं, ठीक है। जैसे इफ़ ही वर अ कैमल ही वुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ये वाला जुमला। अगर वो एक ऊँट होता तो बहुत सारा पानी पी जाता, अगर वो एक ऊँट होता तो सारा पानी पी जाता। तो ये अनरियल कंडीशनल है, इमेजिनेशन की बात की जा रही है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। रियल में मुमकिन ही नहीं है कि वो ऊँट बन जाए, वो तो इंसान है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इफ़ के साथ पास्ट सिंपल लगेगा, ये क्लियर है। पास्ट सिंपल के साथ हमने इंटर क्लासेस में क्या पढ़ा है? वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप याद रखो, वुड के अलावा भी मॉडल लग सकते हैं, वुड भी लग सकता है, शुड भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे इफ़ ही वर अ कैमल
he would drink a lot of water, he should drink a lot of water, he could drink a lot of water and he might drink a lot of water. सब हो सकता है, मतलब भी अलग अलग हैं. he would drink a lot of water, वो सारा पानी पी जाता. he should drink whole of the water, उसको से सारा पानी पी जाना चाहिए. he could drink a lot of water, वो सारा पानी पी सकता था. he might drink a lot of water, वो शायद सारा पानी पी सकता था. ये शायद सारा पानी पिएगा. तो might, could, should, would सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. सिर्फ would ही नहीं होता. आपने would तो सबको पता ही होगा, बाकी भी याद रखें. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है. I के बाद हमेशा क्या लगेगा? वर इस्तेमाल होगा, वर का यूज़ होगा. वॉज का इस्तेमाल रॉन्ग होगा. ठीक है, रोमनाइज्ड उर्दू में लिखा हुआ ये. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने लिखा था तो इसी तरह से लिखा उसने, तो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, कॉपी लेकर उसको. तो इफ़ आई के बाद हमेशा वर यूज़ होगा, वॉज रॉन्ग होगा. जैसे इफ़ आई वर अ कैमल, ऐसे लिखते हैं. अगर मैं एक ऊँट होता, इफ़ आई वर अ कैमल, कॉमा आई वुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आई के साथ तो बच्चे बोलते सर ये वॉज वर कहाँ से आ गया? ये तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये तो. जब ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, वैसे ब्लंडर मिस्टेक तो कुछ भी नहीं होता, ब्लंडर होता है ना. तो ब्लंडर और मिस्टेक एक ही चीज़ है ना. इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं ये एप्टीट्यूड में? रिडंडेंसी. आता है पेपर में, ही हैज़ मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, स्पॉट द एरर. एरर या तो ब्लंडर में या तो मिस्टेक में, या तो ही हैज़ मेड अ मिस्टेक होगा या ही हैज़ मेड अ ब्लंडर होगा. ब्लंडर मिस्टेक एक रिडंडेंसी है. रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा वर्ड आपने बिना वजह डाला, ज़रूरत नहीं थी उसके डालने की. ठीक है, या इस तरह से आई हैव अ क्लोज सीक्रेट टू टेल यू. ये फालतू में लगा हुआ क्लोज, यहाँ पे सीक्रेट क्लोज ही होता है. आई हैव अ क्लोज सीक्रेट टू टेल यू, तो क्लोज ही रिडंडेंसी है. तो रिडंडेंसी एक चीज़ होती है, स्पॉट किया है ना एरर में, दो वर्ड एक साथ. तो यहाँ पर अगर आप आई के साथ वर लगा देंगे तो फिर ये एक ब्लंडर होगा, ये एक मिस्टेक होगा. ठीक है, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए यहाँ पर? सॉरी, आई के साथ वॉज लग गया तो फिर वो एक मिस्टेक होगा, और लगना चाहिए यहाँ पर वर. वर की अटैचमेंट होना चाहिए. अच्छा, ये जो वर यहाँ पर आता है, इस वर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सबजंक्टिव. इसको हम लोग सबजंक्टिव कहते हैं ग्रामर में. सबजंक्टिव मूड कहलाता है ये. ठीक है, जो क्या बताता है? दिस इज़ टेलिंग यू अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन. जो ग्रामर में आपको इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा होता है. क्योंकि वर्ब के भी मूड्स होते हैं. थोड़ा आप एडवांस ग्रामर पढ़ोगे तो वर्ब के मूड होते हैं. उसमें से एक मूड होता है सबजंक्टिव मूड. सबजंक्टिव मूड में वर्ब क्या बता रहा होता है? इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा होता है. उसमें वॉज का इस्तेमाल माना होता है, उसमें वर इस्तेमाल करते हैं. तो इफ़ आई वर अ कैमल, वुड दैट आई वर रिच. मैं बोलता ना, वुड दैट काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच. आई वॉज रिच कभी भी नहीं लिखा होता. तो इसमें आई के बाद वॉज इस्तेमाल करना गलत होगा, वर इस्तेमाल करना सही होगा, क्योंकि ये अनरियल कंडीशनल की बात की जा रही है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात की जा रही है. क्लियर है? एग्जाम्पल्स हैं. इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता तो. आई वुड फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हिम. आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, आई विल फॉरगिव हिम. आई वुड फॉरगिव हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता है मैं उसे माफ़ कर देता. इमेजिनरी सिचुएशन है. पास्ट सिंपल के साथ यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म. आई वुड फॉरगिव हिम के बजाय और क्या क्या हो सकता था? आई शुड फॉरगिव हिम, आई कुड फॉरगिव हिम, आई माइट फॉरगिव हिम. ये सब हो सकता था, लेकिन यहाँ मैंने वुड से आया था चॉइस, तो वुड पे लगा दिया. आप माइट में भी हो सकता था, कुड में भी हो सकता था, शुड में भी हो सकता था. तो पास्ट सिंपल के साथ लगेगा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, या दूसरे तमाम मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का क्लॉज. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट देखें. इफ़ आई वन अ लॉटरी, अगर मैं एक लॉटरी जीता या अगर मैं एक लॉटरी जीत जाता. आई माइट बिकम अ मिलियनर, आई बिकम अ मिलियनर, आई एम गोइंग टू बिकम अ मिलियनर. क्या होगा इसका? ये हो जाएगा आई माइट बिकम अ मिलियनर, शायद मैं एक मिलियनर बन जाता. माइट मतलब होता है शायद, है ना. मे माइट, ये दोनों प्रोबेबिलिटी को बताते हैं. आई माइट बिकम अ मिलियनर, शायद मैं एक लखपति इंसान बन जाता, मिलियनर बन जाता अगर मैं एक लॉटरी जीत लेता. तो यहाँ आई माइट के बजाय सारे आई वुड बिकम, आई शुड बिकम, आई कुड बिकम, आई माइट बिकम सभी हो सकता, सारे ठीक थे. नेक्स्ट है थर्ड है डैश. ही कुड, ही वुड ईट यू है. अच्छा सही. हाँ, शेयर की बात की जा रही है, वरना कोई तुम्हें क्यों खाएगा.
इफ ही इज अ लायन, इफ ही वर अ लायन, इफ ही वुड बी अ लायन। इफ ही वर अ लायन, अगर वो एक शेर होता तो फिर वो तुम्हें खा जाता, ठीक है। तो शेर होने पर इमेजिनरी सिचुएशन है भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन में बात है, अगर वो शेर होता, शेर बन ही नहीं सकता, इंसान है भाई वो, अगर वो एक शेर होता तो फिर तुम्हें खा जाता। तो पास्ट सिंपल के साथ आपने देखा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसके अलावा भी हो सकता था, बाकी वो सब भी लग सकते थे, ठीक है। डैश आई वुड स्टॉप द वॉर्स, डैश होता तो फिर मैं जंगों को रोक लेता। इफ़ आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, इफ़ आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, इफ़ आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। यस, अच्छा सी क्यों नहीं हो सकता? यस आई वॉज, तो आई वर होता तो सी भी सही हो जाता, भैया ए सिर्फ सही है। इफ़ आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, अगर मैं अमेरिका का सदर बन जाता तो फिर मैं जंगों को रोक पाता, या जंगों को रोक देता। क्लियर है? देखो लेक्चर पढ़ने के बाद ये सवाल कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन जब पहली बार आते तो मुश्किल लगता है ना कि सर क्या लगेगा। तो ये याद रखो, 0 फर्स्ट सेकंड अलग अलग अंदाज से, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही है। 5th क्वेश्चन है, डैश आई वुड लैक इमोशंस इफ आई वर अ नॉन लिविंग, अगर मैं एक बेजान होता तो फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं होते। तो इफ़ आई वर अ नॉन लिविंग, इफ़ आई वॉज नहीं हो सकता था, इफ़ आई एम नहीं हो सकता था। दोनों गलत है ना, ये गलत क्यों है आपको पता है ना, इफ़ आई वर ही सही है, ठीक है। अगर मैं एक बेजान होता तो फिर मैं, मेरे अंदर जज्बात की कमी होती, लैक ऑफ इमोशंस होते हैं। क्लियर, डन। छठा है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, डैश आई कुड फ्लाई, आई फ्लाई, आई कुड फ्लू। आई कुड फ्लू क्यों नहीं होगा भाई, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आई कुड फ्लाई, ठीक है। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं उड़ सकता था, उड़ लगा हुआ, ठीक। 7वां है, इफ़ आई न्यू हिम, अगर मैं उसे जानता, डैश आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। क्लियर, आई मे हेल्प हिम तो नहीं हो सकता था ना, माइट होना चाहिए था, आई शुड होना चाहिए था। ये तो फर्स्ट कंडीशनल वाले लगे हैं इसमें, सेकंड कंडीशनल पढ़ रहे हैं ना भाई। इफ़ अगर मैं उसे जानता, पास्ट सिंपल के साथ हमेशा वुड या कुड या शुड या माइट ये सब आएगा ना। ये सब आप घर जाके एकदम रिवाइज कर लेना एक बार सारे स्ट्रक्चर को, ताकि जहन में बैठ जाए, मिक्स नहीं कर देना इधर उधर करके। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशनल है, इसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल पास्ट रिग्रेट्स के बारे में बात करता है। पास्ट रिग्रेट, माजी की रिग्रेशन के बारे में, रिग्रेट के बारे में बात करता है कि माजी में किसी चीज़ का दुख या कोई गम, कोई उदासी आपको है, कोई ऐसा काम था माजी में जो आप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज तक आप उदास हो, तो वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसकी वजह से आज तक आप उसको रिग्रेट फील कर रहे हो, आप अफसोस करते हो, अफसुर्दा हो उस पर। वी कांट चेंज द पास्ट, क्योंकि हम माजी को तब्दील नहीं कर सकते, जो हो गया वो तो हो गया। अब यही चीज़ है कि वो रिग्रेशन की बात उसके अंदर होती है। अगर मुझे तैरना आता तो मैं उसकी जान बचा सकता था, अगर मुझे तैरना आता तो मैं उसकी जान बचा सकता था, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो ये अफसोस की बात है कि काश मुझे उस ज़माने में तैरना आता तो मैं उस शख्स की जान बचा लेता। यह है थर्ड कंडीशनल, पास्ट में रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका बच्चों, ऊपर स्ट्रक्चर लिख दिया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, ये लाजमी लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पास्ट परफेक्ट लगेगा। और इसके साथ, या किसी लड़की की कॉपी थी यार, बड़ा खूबसूरत लिखा है तो अब इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ऑनलाइन सेशन में लिया था तो उसमें वक्त बहुत होता था, 3-3 घंटे का होता था ना, उसमें घर बैठ के क्या करना है, बच्चे खा भी रहे, पी भी रहे, पढ़ भी रहे, तो उसमें 2-3 घंटे का लेक्चर भी होता था, तो उसमें टाइम होता था अच्छा खासा। अभी तो 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म होता है लेक्चर। तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास टाइम बहुत होता है, घर पे तो बैठे हैं, पढ़ा दिए 6 घंटा पढ़ा दिए, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके चले भी गए, म्यूट करके सर को, चलो सर उसको क्या पता कहाँ है सर, खा पी के आ गए, थोड़ा सा टहल के आ गए, फिर बैठ गए पढ़ाई करने। ये फ़ायदा होता है सब ऑनलाइन में, ये फिजिकल में ये फ़ायदा नहीं है कि गर्मी लग रही है थोड़ा बाहर से घूम के आया था, नहीं हो सकता ये काम। और घर पे ऑनलाइन में क्या, पंखा सामने रख के बैठ गया, मतलब एकदम सामने ही हूँ, फिर बैठ गया पढ़ने के लिए, टेंशन ही नहीं है। तो कुछ नुकसान आते, कुछ फ़ायदे भी हैं ऑनलाइन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है भाई, पास्ट परफेक्ट लगेगा, उसके साथ रिजल्ट जो लगेगा ना उसका क्लॉज चेक करो। अब माइट, वो पिछले वाले थे ना सर, उनके साथ हैव लगा दो, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
ये लगती है, ये थर्ड आखिरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर है। पास्ट रिग्रेट को शो करेगा। ये इस ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे दोबारा लिख दिया गया ओपन करके, वही चीज़ है। इफ़ के साथ ये इफ़ लगेगा, सिर्फ पास्ट परफेक्ट लगेगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, उसके बाद इन सब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मुझे तैरना आता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू स्विम, कॉमा, आई वुड हैव या आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह से हो सकती है कि पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बाउट अ कार। अगर मैंने पैसे बचाए होते तो मैं कार खरीद चुका होता, लेकिन जब मैंने माजी में पैसे नहीं बचे इसलिए मैं कार नहीं खरीद सका। ये पास्ट की रिग्रेट है। इफ़ ही हैड नॉट इन्वॉल्व इन इल रिलेशंस ही शुड हैव टॉप्ड द AQU टेस्ट। इल रिलेशंस बुरी आदतें। इफ़ ही हैड नॉट इन्वॉल्व इन रिलेशंस, अगर वो बुरी आदतों का शिकार ना हुआ होता, ही शुड हैव टॉप द AQU टेस्ट, तो उसे आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट में टॉप कर लेना चाहिए था। AQU है आगा खान यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब अगर वो इल रिलेशंस का शिकार नहीं होता तो ही शुड हैव टॉप द AQU टेस्ट। तो ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट के साथ आप सब देख रहे हैं, शुड हैव की थर्ड फॉर्म या वुड हैव की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है भाई? अच्छा, जुमले ट्रांसलेशन नहीं करना, अल्लाह के बंदो, ट्रांसलेट नहीं करना है, वो पढ़ना भी नहीं। आपके एप्टीट्यूड में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं आएगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि माली पौधों को पानी दे रहा है उसकी इंग्लिश लिखिए। अरे कभी भी नहीं आएगा, ये फालतू की चीज़ें नहीं आती है एप्टीट्यूड के अंदर, इसलिए मैं कहीं पर नहीं लिख रहा इसकी उर्दू क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रक्चर देखो तो, ठीक है सर। ये चुका होता आएगा कि सका होता आएगा, क्या आएगा? तो छोड़ दो उसको, चुका होता कि नहीं होता। सका होता तो होगा ही नहीं, सकता होता। पहला, इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर मनी, ये क्वेश्चन है, अगर उसने पैसे मांगे होते, आई वुड हैव गिवन हिम सम मनी, यही होगा ना पहला। आई गिव हिम नहीं होगा, आई वुड हैव गिव नहीं होगा, आई वुड हैव गिवन होना चाहिए था ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। थर्ड कंडीशन के एक्सरसाइज हो रहे हैं। इफ़ शी हैड द क्वेश्चन, अगर उसके पास सवाल होता, आई वुड हैव गिवन हर द आंसर, आई विल गिव हर द आंसर, आई मे हैव गिव द आंसर। थर्ड फॉर्म ये क्यों नहीं है भाई? मे हैव गिव, भाई थर्ड फॉर्म का मसला है। माइट हैव पहली बात तो अगर यहाँ की है, गिव है, ठीक है। मैं बाकी में देखें कोई आंसर गलत है तो गलत क्यों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही देख रहे हैं। डैश ही माइट हैव बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो यहाँ पर कंडीशन क्लॉज लगाना है पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट ढूंढ लो। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, बाकी सब पास्ट परफेक्ट तो नहीं है ना, कंडीशन में तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, डैश ही वुड नॉट हैव मिस्ड द बस, पास्ट परफेक्ट ढूंढो, क्योंकि ये पास्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट कौन सा ये हो गया? पहले वाला। इफ़ शी हैड रीच्ड इन टाइम, बता रहा हूँ एक सेकंड, उसको बता रहा हूँ। इफ़ शी हैड रीच नहीं हो सकता, इफ़ शी वॉज रीचिंग नहीं हो सकता। अब इन टाइम और ऑन टाइम में देयर इज़ अ डिफरेंस, दोनों सही हैं बट दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। इन टाइम और ऑन टाइम, ऑन टाइम का होता है वक्त पर, और इन टाइम वक्त रखने से पहले। जैसे मिसाल के तौर पे 10 बजे ट्रेन रवाना होने वाली है और आप 10 बजे अगर आप पहुंच गए एग्जैक्ट 10 बजे, तो यू हैव रीच्ड ऑन टाइम, वक्त पर पहुँचें। और अगर आप 10 मिनट पहले पहुँच गए तो रीच्ड इन टाइम, वक्त रहने से पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले अगर आप पहुँचेंगे कहीं पर तो इन टाइम होगा। अगर वक्त पे पहुँच रहे हैं तो ऑन टाइम होगा। ये तो इन टाइम भी सही, ऑन टाइम भी सही है। क्योंकि जब आप बस का इंतज़ार करने के लिए, बस अगर 10 बजे निकलने वाली है ना, तो आप 10 बजे नहीं पहुँच सकते वहाँ पर, 1 मिनट पहले पहुँचना होगा, क्योंकि बस तो 10 बजे स्टार्ट हो गई इंजन उसका। अब आप 10 बजे पहुँचे हो तो वो तो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो और यहाँ पर लिखा हुआ भी है शी, तो भागेगी कैसे? मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, तो इसके लिए ही होता तो चलो भाग के पकड़ लिया पीछे से, तो इसमें ऑन टाइम नहीं हो सकता था, इन टाइम हो। पांचवा है हैड आई आस्क्ड फॉर हेल्प, आई थिंक। अच्छा, ये क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, हैड आई आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर मैंने उससे मदद मांगी होती, ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव। ही वुड हैव हेल्प मी, ही हेल्प्स मी, ही विल हेल्प मी, ही माइट हेल्प मी, क्या होगा? ही वुड हैव हेल्प मी, तो थर्ड फॉर्म, मतलब इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं, इंट्रोगेटिव है ना। हैड आई आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर मैंने उससे मदद मांगी होती तो। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते हैं,
आई वुड गिव इट टू यू, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। हाँ, ये बड़ा मसला है इस सेंटेंस के अंदर, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर ए और बी में से ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो, इफ आई हैड मनी, यहाँ पर ये जो हेड है ना, ये वर्ब पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर ये टेंस पास्ट सिंपल है। दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट परफेक्ट है ही नहीं, बिकॉज दिस हेड इज वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ पोजेसिव वर्ब। अगर मेरे पास पैसे होते हैं, या चुका था का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, अगर मेरे पास दौलत होती, हैड हैव की सेकंड फॉर्म है ना भाई, पास्ट की पोजीशन है ये, तो ये पास्ट की पोजीशन और पास्ट सिंपल के साथ क्या लगेगा आपके पास, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, तो ये हो क्या होगा, आई वुड गिव इट टू यू लगेगा, आई वुड हैव गिवन। तो ये बच्चे हेड देख लेते हैं फ़ौरन से, तो सर यहाँ पे भी तो हेड लगा हुआ था, तो ये वाला हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वाला हेड पॉसेसिव वर्ब है। पढ़ा है ना टेंसेस का लेक्चर, तो उसमें समझ में आएगा आपको। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इस तरह के सवाल। हेड आ गया, ऐसा नहीं कि हेड देख लिया तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती ना, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है, तो इस लिहाज से हमने इसको जो है वो सेकंड कंडीशनल के लिहाज से बनाया है, वुड फर्स्ट फॉर्म लगाकर। तो दो ही चॉइस थे, इसमें गड़बड़ी हो गई था, चॉइस में ज़्यादा नहीं डालेगा। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो क्या होता, आई वुड गिफ्ट इट टू यू। आई वुड हैव गिफ्टेड तो नहीं होगा यहाँ पर, वही वाला मसला है, हेड से परेशान नहीं होना, पास परफेक्ट नहीं है, पास सिंपल है, खत्म। ठीक है, जो दैट्स इट अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, 0th, 1st, 2nd एंड 3rd।